तो देखिए, एक लंबे इंतजार के बाद आप सभी की इम्तहान की घड़ी आ चुकी है। 67th बीपीएससी पहले आप लोगों ने पेपर दिया, दुर्भाग्यवश वो पेपर लीक हुआ और अब जाकर के फाइनली री एग्ज़ाम हो रहा है इसका। बहुत मेहनत की होगी आपने, खूब परिश्रम किया होगा आपने। इससे पहले वाले एग्ज़ाम में भी आप लोग सम्मिलित हुए होंगे। अब इस एग्ज़ाम में दोबारा आप लोग देने जा रहे हैं। एक बड़ी संख्या भी है इस एग्ज़ाम में। यदि थोड़ा सा बारीकी से आप सोचने का प्रयास करें तो आप पाएंगे कि 2 घंटे का ही पेपर है और 2 घंटे में आपकी मनोदशा क्या होती है, क्योंकि आपकी कंप्लीट परफॉर्मेंस क्या है, 2 घंटे की, पूरे 1 साल की मेहनत उस 2 घंटे में आकी जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा के पूरे 1 साल की मेहनत। हो सकता है आप इससे पहले से भी तैयारी कर रहे हो, 2 साल हो गए हो, 3 साल हो गए हो, 4 साल हो गए हो। 2 घंटे का ही समय है। तो आज के इस सेशन से जितने बच्चे 67th बीपीएससी परीक्षा देने जा रहे हैं, निश्चित तौर पे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। अंत तक एक एक चीज को समझना है। अब आपकी मनोदशा क्या होनी चाहिए और एग्जाम हॉल के उस 2 घंटे में आपकी मनोदशा क्या होनी चाहिए और कैसे प्रश्न पत्र को हल करना है, इन सभी विषयों पर एक एक चीज पे डिस्कशन करेंगे। घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। कट ऑफ पहले क्या थी, अब क्या संभावना है, इन सब पे भी चर्चा होगी। तो बस आप लोग सभी लोग अब पूरे सेशन को ध्यान से समझने का प्रयास करिए। तो सेशन के प्रारंभ में सबसे पहले तो मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि आप सभी का प्रश्न पत्र बहुत अच्छा हो। सभी बच्चों को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। और आजाद बीपीएससी एकेडमी, आजाद ग्रुप परिवार, आजाद आईएएस एकेडमी से जुड़े हुए जितने भी बच्चे हैं, आप लोगों ने, हमने पूरा प्रयास किया है, पूरा परिश्रम किया है कि आपके लिए हम कंटेंट उपलब्ध करा पाएं। और हमने प्रयास ही नहीं किया बल्कि कंटेंट भी उपलब्ध कराया। आप सबने देखा है कि लगातार आप सभी को करंट अफेयर्स पूरा दिया गया, बिहार राज्य विशेष की क्लासेस दी गई, हिस्ट्री के सभी सेगमेंट की क्लासेस हमने दी, प्राचीन भारत, मध्यकालीन, आधुनिक भारत। मैंने इंटायर वीडियोस आप सभी को उपलब्ध करा दिए, मास्टर वीडियो भी आप सभी के लिए दे दिया। खूब करंट अफेयर्स हो चुका है, खूब आपने पढ़ लिया, रिवीजन कर लिया, लाइव क्लासेस हुई, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस हुआ, खूब पढ़ा है आप लोगों ने। अपने स्तर पे भी आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा, बुक्स पढ़ी होंगी। ऑनलाइन बैचेस में जो बच्चे जुड़े थे उन्होंने कंप्लीट एक एक सब्जेक्ट को डीपली पढ़ा होगा, खूब मेहनत की होगी आपने, लूसेंट आपने कंप्लीट की होगी, हर एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा आपने। अब बात आ रही है परफॉर्मेंस की। 2 घंटे में क्या मनोदशा लेकर के जाएंगे। मान लीजिए आपने 1-2 साल से खूब मेहनत की है और 2 घंटे में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए। हो सकता है आप रात भर जगे ही रहें। मान लीजिए अभी बहुत सारे लोगों की नींदें उड़ जाती हैं पेपर के पहले, और ये एक तरीके से ये मान के चलिए कि जो एग्ज़ाम के एक दिन पहले की रात होती है ना, जब एग्ज़ाम आना होता, नींद नहीं आती, पूरी रात जगते हैं बच्चे। ऐसी भी मनोदशा हो जाती है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है। कई बार एंजाइटी भी होती है, कई बार चिंता भी होती है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आपके पीछे एक प्रेशर भी हो सकता है फैमिली का, आपके एक मोरल प्रेशर भी होता है कि यार बड़ा लंबा टाइम हो चुका है, मेरा कहीं ना कहीं हो जाना चाहिए। आर्थिक तंगी भी हो सकती है, कई कारणों से अनावश्यक दबाव बहुत ज़्यादा होता है बच्चों में। लेकिन आप एक बात समझिए, क्या इस तनाव से भला हो पाएगा? क्या इस तनाव से एग्ज़ाम को हल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जितनी मेहनत आपने की है, अब इस मेहनत को परिणाम में बदलने की ज़रूरत है। और परिणाम में बदलेगा कैसे? आपके रवैये से, आपके एटीट्यूड से। जितनी मेहनत आपने करनी थी कर ली, अब आपको चाहिए कि थोड़ा सा कूल हो जाए, शांत हो जाए। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जब समुद्र में सुनामी आती है, आप सभी जानते हैं, बहुत भयावह त्रासदी लेकर के आती है, बहुत तबाही लेकर के आती है। लेकिन जब समुद्र में सुनामी आती है तो समंदर शांत हो जाता है, तट से कुछ पीछे हट जाता है। ये 2 घंटे जो आपके लिए हैं, आपको सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है। तो बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए क्या होना चाहिए? पहले तो फोकस। ये 2 घंटे के लिए आपका फोकस बहुत बेहतर होना चाहिए। वहां पे आप एग्जाम हॉल पे, क्योंकि आप खुद समझिए, आपने खूब पढ़ रखा है, कुछ भी नहीं छोड़ा है आपने सब्जेक्ट पर, जितने भी सिंसियर कैंडिडेट हैं। और देखिए, डर लगना भी लाजमी है। इतना बड़ा एग्जाम देने जा रहे हो, 67th बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हो और लाखों की संख्या में बच्चे बैठे हुए हैं, सब बहुत मेहनत परिश्रम के साथ बैठे हुए हैं, तो डर लगना तो लाजमी है।
डरेगा कौन? जिसके पास कुछ होगा, जिसने मेहनत की होगी। जिसने कुछ भी नहीं किया होगा उसको किस बात का डर? चला जाए जो जाना है। जब कुछ है ही नहीं तो काहे का डर? खुद सोचिए। आप कई बार देखते होंगे, ये एक तरीके से मैं कहूं कि हमारे देश का दुर्भाग्य भी है कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों के पास घर नहीं है, या फिर एक जगह से दूसरी जगह पलायन करके जाते हैं तो संघर्ष के दिनों में बाहर फुटपाथ में सोते हैं। इसमें कोई हर्ष की बात नहीं है, कोई गर्व की बात नहीं है, यह हमारे देश का दुर्भाग्य है। लेकिन आप उनको यदि कभी उनकी मनोदशा देखें, उनको नींद बहुत अच्छी आती है, आसपास हलचल भी हो रही होती है आसपास। और ये समझिए, सिर्फ वो ऐसा नहीं है कि फुटपाथ में सो ही रहे, हो सकता है उनका पेट भूखा भी हो। ये उससे बड़ा दुर्भाग्य है कि पेट में भोजन ही नहीं है। लेकिन आप देखेंगे न भोजन पेट में है, लेकिन नींद बहुत अच्छी आ रही है, आसपास खूब कोलाहल हो रहा है। और दूसरी तरफ आप देखिए, लोगों के पास खूब पैसा है, पेट भी भरा हुआ है, आधा अन्न बर्बाद भी करते हैं, फिर भी सुकून नहीं है, चैन नहीं है, अशांति है, मन में कलह है, घर में पारिवारिक विघटन है। ये दो कंडीशंस हैं, आप समझिएगा। एक में बिल्कुल शांत है, ठीक है, क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं, क्या हो जाएगा, क्या लूट जाएगा। और दूसरा अशांत क्यों है? क्योंकि उसके पास खोने के लिए बहुत कुछ है। धन संपत्ति हो सकती है, सामाजिक प्रतिष्ठा हो सकती है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, उसके अंदर एक डर सा समा गया है। तो यदि आपने ज्यादा पढ़ा होगा, ज्यादा मेहनत की होगी, ज्यादा डर लगेगा, यह ध्यान रखिएगा। जिसने भी ज्यादा से ज्यादा मेहनत की होगी उसे उतना ही ज्यादा डर लगेगा। भूल जाने का डर, एग्जाम में शायद सही परफॉर्म नहीं कर पाने का डर। तो यदि आपको डर लग रहा है तो यह बताता है कि निश्चित तौर पे आपकी तैयारी बेहतर है। एक बार मुझे बता दीजिए, आप सभी जितने भी बच्चे हैं, क्या डर लग रहा है आप लोगों को? एक बार कमेंट करिए, बताइए। और यदि लग रहा है डर तो शुभ संकेत है। क्या है? शुभ संकेत। अब यहां पे समझते हैं डर का कारण क्या है, डर के पीछे की साइकोलॉजी क्या है, क्यों डर लग रहा है आपको? कई कारण हो सकते हैं इसके पीछे। एक तनाव हो सकता है, एक जद्दोजहद हो सकती है, लंबे समय से एक संघर्ष की जद्दोजहद। आप सब जानते हैं, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, किस आर्थिक स्थिति बहुत बुरी है लोगों की। एक ही मात्र रास्ता है और एक क्रेज भी है कि सिविल सर्विसेज प्रशासन में जाके कुछ बदलाव लाना है। और इतना भी पैसा नहीं होता बच्चों के कि किराया दे पाए। बसों में जाने का किराया नहीं होता, होटल में रुकने का किराया नहीं होता, बाहर फुटपाथ में ही सोते हैं। और यहां तक कि पेपर के पहले थोड़ा सा नाश्ता भी कर लें, जलपान भी कर लें, यह भी स्थिति होती है छात्र जीवन में। बहुत बुरी स्थिति होती है, बहुत बुरी कंडीशन। मुझे पता है, छात्र जीवन में मैं कई किलोमीटर पैदल चला हूं, कई किलोमीटर, इसलिए क्योंकि 10 रुपए नहीं थे कि ऑटो का किराया दे दे। 1-1, 2-2 रुपए बसों में लगते थे, किसी तरीके से भीड़ भाड़ में कैसे चढ़ के आते थे। और कई बार यह भी मन में लगता था कि यदि ऐसे ही बात बन जाए कि किराया ना भी लगे तो चल जाए। मैं आपको सच बता रहा हूं, होता है जब पैसे नहीं होते ना जेब में, उसका दर्द ही अलग है, उसका तनाव ही अलग है। तो बहुत सारे लोग इकोनॉमिक कंडीशन से जूझ रहे होंगे। लेकिन मैं एक चीज बता दूं, यदि आज आपके जीवन में संघर्ष है ना, हमेशा डाउन नहीं रहता, अप भी होता है जीवन। यही जीवन का एक है, ग्राफ आपका ऊपर नीचे जाएगा। यदि आज बहुत नीचे है ना, समझिए उतना ही ऊपर जाएगा ग्राफ आपका। और संघर्ष यदि आपको मिला है तो यह वरदान है। सबको संघर्ष भी नसीब नहीं होता है। प्रकृति ने यदि आपको संघर्ष दिया है ना, तो आप एक बात समझ के रखिए कि आप में कुछ तो बात थी अलग, जिससे प्रकृति ने आपको भरोसा किया, आप पे विश्वास किया, और उस भरोसे और विश्वास के कारण आपको इतना बड़ा जटिल संघर्ष दिया। तो एक तो डर हो सकता है आपके अंदर, और उस डर के कई कारक हो सकते हैं। इकोनॉमिक कंडीशन, जॉब लगने की जद्दोजहद, कैसे होगा, इतनी भीड़, मैं भूल जाऊंगा सब कुछ। एक डर तो यही होगा, सब भूल ना जाऊं, इतना पढ़ रखा है, भूल ना जाऊं। तो मैंने बताया कि आपके पास कुछ अर्जित किए हुए हो तो ही है। अच्छा, एज्यूम करो आप में से कुछ, मान लीजिए बहुत सारे बिहार के बच्चे बाहर रहते हैं, या तब भी मान लो मैं आपको एक जिम्मेदारी देता हूं कि भैया 1 लाख रुपए का कोई सामान है, आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है। अब मैंने आपको यदि जिम्मेदारी दी तो आप निश्चित तौर पर उस सामान को जब तक दूसरी जगह पहुंचा नहीं दोगे तब तक आपको नींद नहीं आएगी, क्योंकि आपके पास कुछ तो है संपत्ति। और दूसरी कंडीशन, आप ऐसे ही जाओ तो तब तो डर लगेगा ना, तब तो फिर कोई चिंता ही नहीं है, कुछ भी कैसे भी पड़े रहे, सोते रहे, कुछ भी हुआ। तो जिनके पास जितना कंटेंट होगा, डर उतना ज्यादा होगा, पहली चीज। तो ऐसे बच्चों को मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूं कि आप सभी
इस दौरान डरेंगे, ये लाजिमी है। ठीक है, डर लगना स्वाभाविक है और डर लगना अच्छा लक्षण है, डर लगेगा। और दूसरा, आपने जितना पढ़ रखा है उस पर भरोसा करिए, अपने ऊपर भरोसा करिए, विश्वास करिए। अभी कई बार आपने भरोसा नहीं किया ना, अभी तक यही डर लग रहा है ना, भूल जाएगा, ये साथ नहीं देगा तो क्या होगा। मैं एक बार आज आपको एक बात बता रहा हूं, अपने ऊपर भरोसा करिए कि मैंने मेहनत की है। और जब आप ये बात बोलेंगे ना, आपके अंदर से आवाज भी आएगी कि हां तूने मेहनत की है, और नहीं की होगी तो नहीं आएगी। और जिन्होंने नहीं की है उन्हें तो कोई मतलब ही नहीं है ना, वो तो फिर रेस से ही बाहर है ना। एटलीस्ट वो इस दम पे एग्जाम हॉल पे जा रहे होंगे कि चलो तुक्का लगाएंगे। लेकिन जिन्होंने मेहनत की है, अपने सीने पे हाथ रखिए और भरोसा भी करिए, एग्जाम मुझे ही देना है, मेहनत मैंने ही की है, तो भरोसा मैं अपने ऊपर क्यों ना करूं। इतना तो भरोसा कर सकते हो एग्जाम तक कि यार मैंने परिश्रम किया है, पिछले 1 साल से लगातार पढ़ रहा हूं पागलों की तरह, और अपने ही ऊपर मुझे भरोसा नहीं है। इतना भी मतलब मैं अपने ऊपर इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं रख सकता हूं। अरे जितना पढ़ लिया है काम आएगा, एग्जाम हॉल पे जो कुछ भी पूछा जाएगा मैं बढ़िया से परफॉर्म करके आऊंगा। एक ये मानसिकता भी अपने अंदर विकसित करिए, एक भरोसा, अपने ऊपर भरोसा करिए। इस टाइम पे बहुत जरूरत होती है कि आप अपने साथ रहें, आप अपने ऊपर भरोसा करें। और बहुत सारे लोग अभी यहां पे आपको दिखेंगे, कोई कुछ डालेगा कि लास्ट टाइम पे ये रिवीजन कर लीजिए, लास्ट टाइम पे ये पढ़ लीजिए, लास्ट टाइम पे ये कर लीजिए। बहुत जद्दोजहद में मत रखिए। अब देखो इस टाइम पे सब्जेक्ट बहुत ज्यादा है, आपको इतिहास भी पढ़ना है, बिहार राज्य विशेष भी पढ़ना है, आपको जो है अन्य सब्जेक्ट जितने भी हैं, चाहे जनरल साइंस हो उसी में 3 सब्जेक्ट है मेजर, वो पढ़ना है। फिर आपको मैथ भी प्रैक्टिस करनी होगी बहुत सारे लोगों को, और भी है, करंट अफेयर्स का इतना बड़ा टॉपिक है, बहुत सारे टॉपिक है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, सेंसस है, बिहार स्पेशल है। अब समझिए, मान लीजिए आप एक बाग में जाते हैं और उस बाग में बहुत सारे फल लगे हुए हैं, बहुत सारे फल। अब आपको यह कहा जाए कि भाई आप सारे फल लेकर के घर आना, तो अब उस बाग में इतने सारे फल हैं कि आप सबको अपनी झोली में भर रहे हो, ये भी रख लूं, ये भी रख लूं, ये भी रख लूं, ये भी रख लूं। इतने लेकर के घर पहुंच पाओगे? एक भी नहीं ले पाओगे, कोई गिरता रहेगा, एक ना एक गिरता रहेगा, और एक ना एक संवारने के चक्कर में आप परेशान रहोगे। तो अंतिम समय में ये मन में मानसिकता मत लाओ कि ये कर लूं, ये देख लूं, अभी ये नहीं देख लिया। हाँ, हो सकता है कि आप अपने खुद के सिनॉप्सिस बना चुके हो, खुद के नोट्स बना चुके हो इस लास्ट मोमेंट के लिए, आपने अलग से कि भाई लास्ट में मैं थोड़ा सा देख लूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अन्यथा मैं सच बता रहा हूं, कुछ भी नहीं हासिल होगा, दिमाग में अशांति और पैदा हो जाएगी कि यार देखो ये भी भूल गया, ये भी भूल गया, ये भी भूल गया। और टेस्ट सीरीज तो अभी बिल्कुल मत करना इस टाइम पीरियड पे, और आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ देगी। तो अब देखो परीक्षा के दिन की आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, ये मैं आपको बताऊंगा। कट ऑफ के लिए आपको कितना काम करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा, और क्या आपको मनोदशा लेकर के जानी एग्जाम हॉल पे। तो घबराहट से बात नहीं बनेगी, ये बात तय है। इतना तो आपको पता ही चल गया होगा कि घबराहट करने से कुछ नहीं होगा। तो एक आत्मविश्वास के साथ एग्जाम हॉल पे जाना है, अपने ऊपर भरोसा लेकर के एग्जाम हॉल पे जाना है कि मैं एग्जाम हॉल पे जा रहा हूं तो कुछ बेहतर ही करके आऊंगा, बहुत अच्छा करके आऊंगा। पहले ये भरोसा लाइए, एक बार भरोसा तो लाके देखिए कि अरे पेपर जा रहे हैं तोड़ देंगे। समझिए बिहार की धरती से कैसे कैसे सपूत निकले हैं, आप समझिए, सोचिए। और आप भी उन्हीं में से एक हैं, आप भी उन्हीं में से एक हैं। 12 से 15 घंटे 20 घंटे का काम करने का मादा रखते हैं आप। तो ऐसी कंडीशन में बिहार के ही दशरथ मांझी ने पहाड़ तोड़ दिया, सब कुछ कर दिया। तो एक एग्जाम की डेट है, भरोसा हुआ तब तोड़ा ना उसने, ऐसा तो हुआ नहीं। भरोसा, विश्वास, ये बहुत बड़ी चीज होती है। तो भरोसा करिए, विश्वास करिए अपने ऊपर, और ये सोचिए कि मैं जा रहा हूं एग्जाम हॉल पे, बहुत अच्छा करके आऊंगा, शानदार करके आऊंगा। बिल्कुल ऐसा होगा कि क्रांतिकारी, इतनी पढ़ाई की है, कहां जाएगी वो, लीक थोड़ा ना हो गई, कोई लीकेज थोड़ा ना था। ठीक है, तो एक तो अपने भरोसे के साथ एग्जाम हॉल पे जाना है। अब देखिए, पहले तो बेसिक जो चीजें हैं, बहुत आसान बात है कि भाई एडमिट कार्ड की प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, डॉट पेन ले लीजिएगा, OMR सीट फिल करने वाला ब्लैक कलर का जो है, 2 ब्लैक कलर के, 15-16 पेन लेके मत जाइएगा, वो जरूरत नहीं है, 2 बहुत होते हैं। कोई मेंस का पेपर नहीं लिख रहे हो कि बहुत लिखना पड़ेगा, ये खत्म हो गया तो क्या होगा, 2 संभाल पाओगे। एक मान लो काम धोखा नहीं दिया तो दूसरा है आपके पास, ठीक है, ऐसी बात है। और एग्जाम सेंटर में आपको टाइमली पहुंच जाना है। देखिए, जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये है आपका
एग्जाम जो है आपका जो हो रहा है, ये टाइमिंग में आपको यहां पे दिखा देता हूं। ये 30 तारीख को एग्जाम है आपका, 30 नवंबर को, शुक्रवार वाला दिन है आपका, शुक्रवार को एग्जाम हो रहा है ये आपका। हाँ, ये है आपका शुक्रवार को एग्जाम है, 12 बजे से लेकर के 2 बजे तक एग्जाम होगा। तो यदि 12 बजे से एग्जाम हो रहा है आप सभी का, तो आप सभी को कितने बजे पहुंच जाना चाहिए एग्जाम सेंटर पे? पहले तो देखो, जिनका सेंटर दूर गया है, टाइम से पहुंच जाना। ये नहीं कि पूरे दिन रास्ते में मतलब अभी सफर ही करते हुए पहुंच रहे हो। बहुत सारे लोग होंगे सफर करते हुए जाएंगे, थोड़ा सा ट्रांसपोर्टेशन का इशू है, बिल्कुल निश्चित तौर पे ट्रेन का ट्रांसपोर्टेशन हो या लोकल ट्रांसपोर्टेशन हो, बट टाइमली 29 शाम तक आप अपने सेंटर पे पहुंच जाओ। जो भी आपका सेंटर है 29 शाम तक पहुंचना ही पहुंचना है सभी को। इससे क्या होगा, थोड़ा सा रात में आराम कर लोगे। आप खुद सोचो, अब आपको अच्छी परफॉर्मेंस देनी है तो थोड़ा सा रेस्ट तो चाहिए ना, दिमाग को रेस्ट चाहिए, बॉडी को रेस्ट चाहिए थोड़ा सा। मतलब ये चीज को ऐसा नहीं कि नॉन सीरियसली लो आप। और दूसरी एक चीज और आपको सकारात्मक बता रहा हूं, हो सकता है कि कुछ लोगों को नींद ना आए। ऐसा भी हो सकता है कि 30 तारीख को नींद ही नहीं आ रही, स्टेशन में पड़े हुए हैं, नींद नहीं आ रही है, या फिर कैसी भी है कि भाई कोई सिचुएशन ऐसी है कि नींद ही नहीं आ रही, मच्छर काटना है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो एक मन में देखो, आप सकारात्मक रहना है। सकारात्मक रहने के लिए मैं एक छोटा सा बात और आपको बता दूं कि चलो अभी कई रातें आप नहीं सोए, एक रात नहीं सोओगे तो भी कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। यह भी एक सकारात्मकता का बिंदु है कि मान लो चलो एक रात नहीं सोए तो भी मतलब ये आपको अपने अंदर पॉजिटिव, यदि कोई कारणवश नहीं सो पाए, पहले तो पूरा प्रयास करना है कि सोना ही है। हर हालत में कोशिश करो कि नींद आ जाए, लेकिन नींद नहीं आती तो एक सकारात्मकता यह भी रखना कि चलो नहीं सोए तो कोई बात नहीं, एक ही रात की तो बात है, कल आज पेपर देने के बाद बढ़िया जबरदस्त सोएंगे पैर फैला के, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया से पेपर देके आना है। तो मन को थोड़ा सकारात्मक रखना है, पॉजिटिविटी रखना है। 1000 बार बोलते हो ना, नहीं आएगा तो क्या होगा, भूल गया तो क्या होगा, ये आ जाएगा तो क्या होगा। एक बार ये भी तो बोल के देखो कि आएगा क्यों नहीं भाई, मैंने मेहनत की। खुद से बोलना है, किसी दूसरे से मत बोलने लगना, लोग मजाक लड़ाने लग जाएंगे आपका, ठीक है ना। तो खुद से मतलब आपको जो भी है सब चीजें अपने आप से कमिट करनी है कि होगा कैसे नहीं। थोड़ा पॉजिटिव, थोड़ा आप आशावादी बनिए, थोड़ा सकारात्मक बनिए, बहुत जरूरी है। और हर चीज में सकारात्मकता ढूंढिए, ठीक है। यह आपके सफलता का समय है, बहुत जरूरी होता है कि सफलता के समय में थोड़ा सा बेहतर रहे। तो 29 की शाम तक पहुंचने के बाद रात में संभवतः टाइमली खा पी के आराम से सो गए, यदि सोने की जगह मिल जाती है कहीं भी किसी भी कंडीशन में। जिनको होटल मिल जाए उनको तो शुभकामनाएं, जिनको नहीं मिलता तो वो भी सोए बढ़िया से मस्त होकर के। इसके बाद सुबह सुबह आराम से उठें, फ्रेश हों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आराम से उठिए, कोई दिक्कत नहीं है, फ्रेश होइए। मुझे पता है आप लोगों की आदत है कि आप लोग लास्ट टाइम पे थोड़ा करंट अफेयर्स देख लेता हूं, थोड़ा सा वो थोड़ा वो क्या होता है ना, जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता है दिमाग भी को सुपर फास्ट हो जाता है, सुपरमैन बन जाता है। कुछ घबराते भी हैं, कुछ सुपरमैन बन जाते हैं। अब आदत से मजबूर हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता, पर मेरी सलाह यही रहेगी कि कूल रहो। लेकिन आपको लग रहा हो यार टाइम ही नहीं पास हो रहा, तो चलो खुद देख ही लेते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो एटलीस्ट सेंटर पहुंच जाओ टाइमली। 10 बजे तक मैं आपको बोल रहा हूं कि 10 बजे तक सेंटर पहुंच जाना। ऐसा मत करना कि भाई मैं 11:30 पहुंचूंगा, 11 पहुंचूंगा। 10 बजे तक क्या करोगे? जहां सेंटर है कोई ऐसा तो है नहीं, 10 बजे तक पहुंच जाओ, सेंटर के बाहर ही बैठ जाओ आप लोग सभी लोग, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। और एटलीस्ट बढ़िया आराम से अपना जो टाइमली आपका जो आपके पास एडमिट कार्ड है उसमें रोल नंबर है, जिस सेंटर में पहुंचे हो सेंटर वेरीफाई कर लो कि सही जगह पे आ गया हो ना। रोल नंबर, वो बाहर एक लिस्ट चिपकती है, टाइमली वो आधे घंटे पहले लिस्ट या उससे पहले लगा देते हैं कि यहीं पे सेंटर है, तो एक बार उसको वेरीफाई कर लो कि सब कुछ ऑल गुड, आपका सेंटर सही है। और इसके बाद इंतजार करो प्रवेश का। यदि आपके पास बैग वगैरह है तो वहां पे जमा करने की व्यवस्था होगी, है ना। यदि बाहर बात बन जाए किसी से तो बाहर उसको मतलब सुरक्षित जगह पे बैग वगैरह रख के, मोबाइल वगैरह सब कुछ, जेब में कोई अनावश्यक चीज नहीं ले जाना है किसी तरीके से कि वहां पे थोड़ा सा भी तनाव रहे, रिलैक्स रहना है, ठीक है, पूरी तरीके से रिलैक्स। लाइक एक तरीके से जैसे हम कहते हैं ना हॉलीडे मनाने जा रहे हैं, है ना, हॉलीडे मनाने जा रहे हैं, इस तरीके से एक रिलैक्स मोमेंट, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि 2 घंटे एक्टिव होना है। इसके बाद जाइए एग्जाम हॉल पे बैठिए। और एक गलती जो बच्चे करते हैं, सर OMR सीट में ये रोल नंबर गलत लिख गया, सर ये गलत लिख गया, ये गलती मत करना। जैसे ही आपको OMR सीट मिलती है इसके बाद बड़े अच्छे से अपना रोल नंबर, अपना परीक्षा का केंद्र,
जो भी वहां पे इंफॉर्मेशन पूछी जाती है वो सारा लिख लीजिए। बुकलेट नंबर भी आपसे पूछा जाएगा, बाद में बुकलेट नंबर भी लिख लीजिए। मतलब बहुत बेसिक चीज है, इतनी कम से कम यदि दिक्कत होती है तो इंस्ट्रक्टर जो वहां पे रहेंगे उनसे आप मदद लीजिए। जो भी वहां पे आपके इंस्ट्रक्टर रहेंगे जो उस पूरे परीक्षा के दौरान आपका, तो वो मदद के लिए ही है, आप उनसे एक बार जो है मदद लीजिए, हेल्प लीजिए कि सर मुझे बताइए, है ना। तो इजिली आप बढ़िया से सारी चीजों को करके फिर इसके बाद आराम से इत्मीनान से पेपर का, जैसे ही आपके पास आ जाए 12 बजे पेपर आपको मिल जाएगा, आराम से पेपर करना है। निगेटिव मार्किंग की टेंशन नहीं है, टेंशन ई ऑप्शन की है। थोड़ा सा क्वेश्चन को सावधानी पूर्वक पढ़ेंगे, यदि आप पढ़ चुके हैं सारी चीजें हैं तो फर्स्ट क्लिक होगा आपको, ऐसा नहीं कि फर्स्ट क्लिक नहीं होगा। निगेटिव मार्किंग मतलब एक तरीके है, डायरेक्टली तो नहीं है, पर ई ऑप्शन अपने आप में एक बड़ा घातक चीज है। बहुत सारे क्वेश्चन बाद में आयोग जो है ई ऑप्शन के नाम पे इधर उधर कर देता है, तो वो ठीक है, कुछ क्वेश्चंस में कंफ्यूजन होगा, पर फिर भी आराम से पढ़िए। जो फर्स्ट क्लिक करे, पहले तो एक है कि आप 100% श्योर है कि यही आंसर सही होगा। फैक्चुअल क्वेश्चन है, क्वेश्चन आया आंसर आया, क्वेश्चन आया आंसर आया। देखो बिहार वाले बच्चों के साथ जो मुझे लगता है जो सबसे बड़ी समस्या है, आपका बिहार स्पेशल रटा हुआ है, आपने खूब रट रखा है, आपने इतिहास भी भारत का रट रखा है, और आपने जो है विज्ञान भी रट लिया है। आपके साथ दिक्कत होती करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में, थोड़ा सा इधर उधर उलट पुलट करके पूछता है, अभी भी पूछेगा क्योंकि अब ये री एग्जाम है तो निश्चित तौर पे पूछेगा ही पूछेगा। लेकिन इसके बावजूद भी फिर भी कौन है, विष्णुदेव कुमार जी कह रहे हैं सर मैं अभी पटना में हूं, कहां है सेंटर बेटा आपका, ठीक है, समझने का प्रयास करिए सभी लोग। तो कहने का मतलब यह है कि थोड़ा सा आपको आराम से इत्मीनान से क्वेश्चन सावधानी पूर्वक पढ़ने हैं, साथ साथ मत भरिएगा ओएमआर सीट, और लास्ट में भी मत भरिएगा। ओएमआर सीट भरने का सही समय क्या होता है, जब आपका एक बार, मतलब कोशिश करिए 2 घंटे का पेपर है तो आराम से किया जा सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा ऐसा नहीं, 150 क्वेश्चन है वैसे, मतलब 150 क्वेश्चन है, तो आप एक बार पहला राउंड जो है 1 घंटे या 1 घंटे 10 मिनट में कंप्लीट कर लीजिए। और जैसे ही पहला राउंड हो जाए, पहले राउंड में आपको जो आते जा रहे हैं उनको टिक करते जा रहे हैं, ये आ गया ये आ गया, और जब पहला राउंड हो जाए 1 घंटे 10 मिनट के बाद ओएमआर सीट भर लीजिए अपनी। ये मैक्सिमम मैं आपको टाइम बता रहा हूं कि इसके ऊपर नहीं जाने दीजिएगा, क्योंकि ओएमआर सीट भरने में भी आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे, और सावधानी पूर्वक भरिएगा। ये रोना नहीं होना चाहिए कि सर ए को लगाना था बी लगाया आया, सी को लगाना था डी लगाया आया, ये रोना नहीं चलेगा। ये बहुत बड़े, मतलब ये मुझे समझ में नहीं आता कि आप इतने सिंसियर इतने बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और ओएमआर सीट भी यदि आप सावधानी पूर्वक नहीं भर पाते हैं तो एटलीस्ट ये फिर आपकी त्रुटि है, आपकी गलती है। ओएमआर सीट में थोड़ा सा आपको बहुत आसान है, देखो मतलब आयोग यहाँ पे पिंक कलर और ये व्हाइट कलर कॉम्बिनेशन होगा, 2 कॉम्बिनेशन में होगा, तो आप एक बार थोड़ा सा सावधानी पूर्वक बैठ के कि इसका यही भरना है, इसका यही भरना है, इसका यही भरना है। और ओएमआर सीट के पीछे इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं कि आपको कैसे गोला लगाना है, एक बार उसे जरूर देख लीजिएगा। ऐसा ना हो कि आप गोला जो है आप यहां पे कैसे लगाना है पूरा कंप्लीट आपको ब्लैक करना है। कभी भी किसी चीज को लेकर के मैं एक बार आपको बता देता हूं, जब भी आपको ब्लैक करना है तो थोड़ा सा सावधानी बरतनी है आपको, ठीक है ना। ये जैसे ये कंप्लीट ब्लैक करिए, कंप्लीट ब्लैक करिए उसको, ऐसा ना हो कि आधा अधूरा करे, उसमें इंस्ट्रक्शन सारे दिए रहते हैं कि कैसे आपको ब्लैक करना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, अपनी इंफॉर्मेशन सारी सही भरनी है, जितनी भी इंफॉर्मेशन आपसे मांगी जाएगी सारा कुछ आपके एडमिट कार्ड में उपलब्ध होगी इंफॉर्मेशन, रोल नंबर सही से भरना है। और जब क्वेश्चन पेपर हो जाए तो देखो यहाँ पे ई ऑप्शन का एक मैटर है कि ई ऑप्शन में आपको आयोग फंसाता है, तो ई ऑप्शन में कई क्वेश्चंस में कंफ्यूजन होगा, आप 50-50 हो जाओगे। अब 2 से अधिक सही, 1 से ज्यादा सही है तो ई सही हो जाएगा, और उपर्युक्त में से कोई नहीं है तो ई सही हो जाएगा। तो पहले तो जैसे कोई क्वेश्चन पढ़ा तो फर्स्ट कॉल आपको आती है, पहले लगता है कि अच्छा ये होगा। मैं आपको इतना कह रहा हूं कि कोशिश करिए कि पहली कॉल के साथ ज्यादा जाइए। जैसे ही आप मतलब थोड़ा कंफ्यूज होने लग जाते हैं ना, तो फिर आप गलत ही करके आते हैं, जो आपको पहले क्लिक कर जाए। लेकिन जब आप पहले राउंड में क्वेश्चंस को हल कर रहे होंगे, ठीक है, पहले राउंड में क्वेश्चन को हल कर रहे होंगे, तो जिसमें 100% श्योर हो उनको पहले आप ब्लैक कर लीजिए, ठीक है। और लगभग मान लीजिए 1 घंटे 10 मिनट के बाद आप आंसर की को आप ब्लैक करेंगे, है ना, पूरे ओएमआर सीट को आप फिल करेंगे। उसके बाद आपके पास तब भी आधे घंटे का समय मिलेगा। आधे घंटे के समय में जो क्वेश्चन आपको लग रहे हो कि भाई ये क्वेश्चन मुझे एक बार फिर से रिमाइंड करके देखना चाहिए या फिर वो करना चाहिए, तो अगेन जाइए, हल पूरे करके आना है। चूंकि निगेटिव मार्किंग डायरेक्टली नहीं है, तो निगेटिव मार्किंग नहीं होने के कारण से छोड़ के कुछ नहीं आना है, और स्मार्ट गेस करना है। देखो प्रीलिम्स कुछ नहीं, स्मार्ट गेस है, और प्रीलिम्स में क्वेश्चन
और उसके सारे आंसर आपके सामने होते हैं, उनमें से चुनना होता है कि सही आंसर कौन सा है। देखा जाए तो पूरा का पूरा पेपर ऑलरेडी आपके सामने क्वेश्चन आंसर रखे होते हैं, बस उन्हें टिक करना होता है। तो यदि आप पढ़ के गए हो तो फर्स्ट कॉल आपको आएगी, आपको लगेगा कि अच्छा ये सही होगा, और फिर कंफ्यूज हो जाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब लास्ट मोमेंट है, देखो कुछ लोग मैथ को लेकर दुविधाग्रस्त हैं कि सर मैथ अब देखो अब कितना टाइम बचा है भाई, अब कर लेना चाहिए था ना आपको, अब के लिए बैठे तो फिर इसका मतलब वही है कि कहानी आपकी, आप लास्ट मोमेंट पे किसी चीज के लिए नहीं कर सकते ना। अब तो एटलीस्ट अब आपको बिल्कुल रिलैक्स होकर के रहना है, बहुत ज्यादा घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है और इजिली देना है। देखो ये आपकी कट ऑफ है, जो मतलब 6वीं की कट ऑफ है आपके सामने है, ये ऑफिशियल कट ऑफ है आपकी 66 बीपीएससी की। आपको इस कट ऑफ को क्रॉस करके रखना है, मतलब आप सेफ जोन में, आप जो एग्जाम में कोशिश करेंगे सेफ जोन में रहने की, कि सेफ जोन में रहें आप। तो अनरिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ थी 108 गई थी लास्ट टाइम पे, 108। मैं कहता हूं आपको तैयारी करनी है, आप कम से कम मिनिमम की बात कर रहा हूं, मैं नहीं चाहता कि भैया आप कट ऑफ में रहिए, मैं तो चाहता हूं कि आपके 120 आ जाएं, 125 आ जाएं, 130 आ जाएं, है ना, 120 प्लस रहें आप, लेकिन कम से कम 110 को तो रखिएगा ही यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो। इतना आपको लेकर के चलना है। कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ी संख्या में बच्चे हैं। वैसे कट ऑफ वेरी करती है कि पेपर कैसा है, पेपर कई बार आप, ये तो पेपर के बाद ही हम देख पाएंगे कि भाई कट ऑफ का क्या स्तर था, लेकिन इसके बावजूद भी आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि 110 आप लेकर के चलें। और जो फीमेल कैंडिडेट थी इनका जो है आपको कम से कम 105 मिनिमम की बात कर रहा हूं, इससे ज्यादा हो जा रहा है तो बिल्कुल खुशी मनाइए कि बहुत बढ़िया आपका हो जाएगा। बट ये थोड़ा सा आपको प्रेडिक्शन इसलिए क्योंकि इस बार थोड़ा सा भीड़ ज्यादा है, संख्या ज्यादा है, कैंडिडेट ज्यादा है, ठीक है। वैकेंसी भी ठीक ठाक है, लेकिन एटलीस्ट आपको ध्यान रखना है कि आपको इतना तो कम से कम सिक्योर करके चलना है, ताकि दुविधा में ना रहे कि आंसर की मैच कर रहे हैं और दुविधा में बैठे हुए हैं कि मेंस देने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो जनरल वाले 110 प्लस को लेकर के अपनी प्लानिंग लेकर के चलेंगे, और फीमेल कैंडिडेट कम से कम 100 से ऊपर या 105 के आसपास लेकर चलेंगे, सेफ जोन में रहेंगे। 110 सही हो रहा है ना, सेफ मान के चलिए कि अब आपका हो जाएगा। सेफ जोन की बात कर रहा हूं, पिछली बार देखिए अच्छी खासी कट ऑफ थी, इसके पहले इतनी नहीं होती थी। इसके पहले जैसे 65 बीपीएससी की मैं बताता हूं, 97 के आसपास कट ऑफ रहती थी पहले, ठीक है। अब कट ऑफ थोड़ा सा जैसे जैसे देखो बिहार के बच्चे हैं, रात दिन तो आप लोग पढ़ते हैं, है ना, और आप लोग जो है इतनी मेहनत कर डालते हैं, तो ये आपकी कट ऑफ ये थी पहले 97, फीमेल की 91, ये 65 में गई थी, और ये 64 की भी आपकी ये 97 के आसपास थी, फीमेल की 86 के आसपास थी। तो ये आप देख सकते हैं कि लगभग जो है मेल फीमेल में 8 से 10 नंबर का अंतर रहता है। इस बार 8 नंबर का था, पहले 10 नंबर का भी देखा गया है, 96-97 रहती थी। तो आप लोग कम से कम 110 को ही टारगेट लेकर के चलिएगा, और 110 के टारगेट में घबराइएगा मत। क्वेश्चन को पहले सावधानी पूर्वक पढ़िएगा, जो पहली कॉल आए उस कॉल पे जाने का प्रयास करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन पूरे करने हैं, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है आपको, क्वेश्चन पूरे करने। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा मतलब सकारात्मक रहने के लिए 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 2 घंटे में करने हैं। आप ऐसा ना होपलेस हो जाओ कि भाई 1 गलत हो गया, 2 गलत हो गया, दिमाग में एक बैठा के जाओ 20 क्वेश्चन गलत ही करने हैं, ये दिमाग में बैठा लो, 20 क्वेश्चन मुझे गलत करने हैं, दिमाग बैठा लो। 20 नहीं मैं कह रहा हूं 30 कर लो अपने दिमाग में, मैं क्यों कह रहा हूं बता रहा हूं। 30 क्वेश्चन देखो, आपके कहने से कुछ नहीं होगा, गलत हो ही जाएंगे। मान लो आप एक माइंडसेट बना लेते हो, ये कहां पे काम आएगा, मैं आपको पॉजिटिव रहने का तरीका बता रहा हूं। आपने एक माइंडसेट क्रिएट किया कि मुझे 30 क्वेश्चन वहां पे जाकर के गलत करने हैं, यानी कि मुझे काम करना है 120 क्वेश्चन पे बेहतर। अब इसका बेनिफिट क्या होगा, मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपने देखा, पहला क्वेश्चन आपने हल किया, देखो ये मान लीजिए क्वेश्चन है आपका, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। सारा खेल है कितना पॉजिटिव और कितना एनर्जेटिक रहते हो, होपलेस नहीं होना पूरे पेपर के दौरान। तो मान लीजिए पहला क्वेश्चन आपने किया और देखते ही आपको लगा वाह मजा आ गया, है ना, आपके दायरे का क्वेश्चन है, आपने इसको टिक कर दिया, ठीक है कि ये सही हो गया आपका। फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखा, इसमें भी आपको मजा आ गया, आपको पता था, तो यहां पे भी हो गया। फिर आपको पता चला तीसरा आपको नहीं आता, चौथा आपको नहीं आता, पांचवा भी आपको नहीं आता। अब तुक्का ही मारेंगे और क्या करेंगे, मतलब श्योरली आप मतलब कंफर्म नहीं है। तो ऐसे में अब आपके दिमाग में एक बात रहे कि मुझे 30 गलत करने हैं,
30 गलत करने हैं, 20 गलत करने हैं, तो क्या होगा कि जैसे ही आपको लगेगा कि यार ये तीसरा गलत हो रहा है, तो आपको लगेगा कि यार अभी कोई दिक्कत नहीं है, 29 और गलत करने हैं, अभी एक गलत हो रहा है, ये अगला गलत हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी एक और गलत करना है। इस तरीके से क्या होगा, पॉजिटिव बने रहोगे। मतलब कई बार होगा कि क्वेश्चन नहीं आएगा, तो एटलीस्ट वहां पर आपको सकारात्मक, पूरे पेपर के दौरान आप सकारात्मक बने रहो, ये और आपको बेहतर करेगा। समझ रहे हो बात को? सबको ये बात समझ में आ रही? मैं क्यों आपको बता रहा हूं, क्योंकि मेन है पॉजिटिविटी। कितना पॉजिटिव रहते हो आप एग्जाम हॉल पे, जितना पॉजिटिव रहोगे। नहीं तो होपलेस हो जाओगे, तो 50 क्वेश्चन में ही धराशायी हो गए कि 50 तक में यार मुझे तो आ ही नहीं रहा, पेपर तो बहुत कठिन है। पता चला आगे का सेगमेंट आपका बहुत अच्छा है। कई बार होता है कि सेट वाइज कोई पेपर हिस्ट्री से चालू हो रहा है, कोई ज्योग्राफी से चालू हो रहा है, कोई पॉलिटी से चालू हो रहा है, आपका स्ट्रेंथ दूसरे सब्जेक्ट में है, तो होपलेस नहीं होना है, यह बहुत जरूरी है। मन में एक दुविधा नहीं रखनी है, ठीक है, घबराना नहीं है, घबराहट से काम नहीं चलेगा, यह मेरी आप लोग को सलाह है, ठीक है। तो मनोदशा कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव, कंप्लीट पॉजिटिव। और पॉजिटिव कैसे होगी, पहले तो रिलैक्स हो जाओ। डर लग रहा है, इसको पॉजिटिव रूप में रखो कि भाई मैंने इतना पढ़ रखा है, तो मुझे ही नहीं डर लगेगा तो किसे लगेगा। और डर लगना चाहिए, इतना बड़ा एग्जाम है, कम से कम कुछ तो सिम्टम्स होने चाहिए ना, है ना। बीपीएससी एग्जाम का सिम्टम्स है डर लगना, आईएएस एग्जाम का सिम्टम है ये। बुखार के कुछ लक्षण होते हैं ना, कि शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, बदन दर्द हो जाता है, वैसे ही बीपीएससी एग्जाम का सिम्टम है कि ये एग्जाम आपको देना है, तो डर लगेगा ही लगेगा। जो टॉपर भी होगा उसे भी डर लगेगा, सब डरते हैं। तो एटलीस्ट इसको स्वीकार लो कि ये तो सामान्य सी बात है। और पूरे एग्जाम हॉल में मतलब आपको क्वेश्चंस नहीं भी आ रहे हैं, तो भी लास्ट क्वेश्चन तक पॉजिटिव बने रहना है। उसके लिए मैंने आपको बताया कि पहले से ही दिमाग में ये बता के जाओ कि 20 क्वेश्चन गलत करने हैं। अब जब ये बता के जाओगे, आपके करने से नहीं होगा, गड़बड़ भी हो सकती है। कुछ बच्चों का बहुत अच्छा भी हो सकता है कि 130 135 भी वो लेकर के आए, क्योंकि अपर का तो हमें पता ही नहीं ना कितने तक जाते हैं बच्चे, इतना मेहनत करते हैं, इतना परिश्रम करते हैं। तो ये तो देखो मेरे तरफ से रही सलाह है आप लोगों को। कट ऑफ के लिए मैं आपको साफ बता रहा हूं, जो अनरिजर्व वाले हैं आप सभी लोग ये कट ऑफ ध्यान रखिएगा। मैं ये कट ऑफ आजाद बीपीएससी एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे एक बार शेयर किए दे रहा हूं, आप लोग एक बार देख लेना कि क्या आपको देखना है। ईडब्ल्यूएस वाले 103 गई थी आपकी, तो मान के चलिए 105 प्लस रखिएगा अपना, ठीक है, सिक्योर के लिए। और देखो पेपर कठिन आया तो कट ऑफ नीचे भी जा सकती है, तो लेकिन फिर भी आप टारगेट तो कोई ना कोई बनाओगे ना कि मुझे ये गोल अचीव करना है। बिना टारगेट के, बिना लक्ष्य के नहीं जाओगे ना, तो एक गोल बना के चलना है। गोल मैं आपको बता ही रहा हूं कि क्या गोल आपको रखना है। ईडब्ल्यूएस फीमेल की 95 गई थी, तो ये भी 100 मान लीजिए कि आप कम से कम 100 के लिए काम करिए। एससी की भी 95 गई थी, तो एससी के लिए भी 100 के लिए प्लान करके चलिए। एससी फीमेल की 84 गई थी, तो कम से कम ये बच्चे जो है कम से कम 88 नंबर के लिए लड़े, ठीक है। एसटी की 98 गई थी, सोचिए एससी से ज्यादा गई थी आपकी, तो एसटी की 98 गई थी, तो 100 या 102 नंबर के लिए आप सोच के चले, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए सब दिए गए हैं आपके, डिसेबल्ड कैंडिडेट हैं सबके। तो ये कट ऑफ मैं आपको टेलीग्राम में भेज दूंगा, वहां पे देख लेना, बीपीएससी एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे। तो बस आप लोगों का एग्जाम अच्छे से हो, ये मैं कामना करता हूं। समय बहुत अच्छा चल रहा है, इस समय नवरात्रा का समय चल रहा है, तो मैं माँ भगवती से आप लोगों के लिए यही कामना करूंगा कि आप लोग सकारात्मक रहें इस प्रश्न पत्र के दौरान। इतनी मेहनत की है, माँ आपको ऊर्जा दे, एनर्जी दें, आपके अंदर पावर दें, है ना। और आप सभी अच्छे से पेपर करके आ पाए, सभी बच्चे खूब बेहतर तरीके से पेपर करके आए। हर गुरु, हर शिक्षक यही चाहता है कि उसके बच्चे सफल होते हुए देखना चाहता है। तो आपके अंदर की जो कमजोरियां हैं, ईश्वर उन्हें समाप्त करे और आपको बेहतर की तरफ ले जाए। तो मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट। जाइए एग्जाम हॉल में जाकर के अच्छी परफॉर्मेंस दीजिए, पेपर को बहुत बेहतर करके आइएगा, और 2 घंटे आप अपने बहुत सकारात्मक रखिएगा, पॉजिटिव रखिएगा, निश्चित तौर पे आप सफल जरूर होंगे। तो ये मेरा आप सभी के लिए, मेरी तरफ से आप सभी के लिए ये शुभकामनाएं हैं, मंगल कामनाएं हैं, और आप सभी को ऑल द बेस्ट। अंतिम तौर पे पेपर आप ही को देना है, युद्ध हमेशा अर्जुन ही लड़ा है, तो अब इस समर में आप लोगों के हाथ में सारी चीजें, जाके बेहतर करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तनाव को एक तरफ रख दीजिए, यदि आपको अभी इस समय तनाव हो रहा हो, चिंता हो रहा हो, तो एक आप लोग प्रैक्टिस अभ्यास कर सकते हैं। एक पेन कागज उठाइए, मन में जो विचार चल रहे हैं, मेरा नहीं होगा, लिख दीजिए, है ना। और विचार चल रहे होंगे कि घर वालों का क्या होगा, घर वाले क्या कहेंगे, उसे भी लिख दीजिए। अच्छा मैं भूल जाऊंगा, जो आ रहा हो मन में, जो दुविधा चल रही हो, सब पेन कागज में नोट कर दीजिए, और उसको एक कागज को पूरा
और फेंक दीजिए डस्टबिन में। यानी सारी गंदगी निकाल के कागज में आपने फेंक दी और फ्रेश होकर के रहिए। अब तनाव करने से कोई, जो जितना तनाव करना था वो समय चला गया, जितना पढ़ने का समय था हो गया। अब है परफॉर्मेंस की बारी। तो परफॉर्मेंस में जितना शांत होकर के जाएंगे, जब पानी बिल्कुल शांत होता है तो नीचे तलछट तक की चीजें दिख जाती हैं। जब मन शांत होगा तो जो पढ़ रखा है वो दिखेगा, वो आएगा। ठीक है, तो भरोसा रखना है, विश्वास रखना है अपने ऊपर। आप सफल अवश्य होगे, जरूर से जरूर होगे। ठीक है, इतना भरोसा रख के जाइए, बहुत अच्छा पेपर करके आओगे। ये मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट है। ठीक है, तो ये आप सभी के लिए मंगल कामनाएं मेरे तरफ से थी, और जो रणनीति स्ट्रेटजी थी वो मैंने आपको साझा की।